नमस्कार दोस्तों। हम लोग 2010 पीसीएस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसी में हमने अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे के सवाल को देख लेते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। जयदेव के बारे में देख लेते हैं कि ये 12वीं सदी के थे, 12वीं सदी में। और इनके बारे में है कि ये बंगाल के शासक थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इनके दरबार में थे। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन 1178 से 1205 तक इनका समय था। तो उसी समय पे ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे जयदेव। इसके बाद बाकियों के में देख लेते हैं जो बाकी के अन्य इसमें नाम दिए हुए हैं, जैसे धोई हैं, गोवर्धनाचार्य हैं, लक्ष्मण सेन खुद हैं। लक्ष्मण सेन यही शासक थे जिनके दरबार में थे। धोई के बारे में देख लेते हैं कि ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में ही थे। ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। और इन्होंने पवन दूत लिखा था। धोई ने पवन दूत करके एक बुक लिखी थी। इसके बाद गोवर्धनाचार्य के बारे में देख लेते हैं। तो ये जयदेव के समकालीन थे, इनके समकालीन। और ये भी बंगाल से ही रिलेटेड थे, लेकिन ये दरबार में नहीं थे। बस इतना ही है कि ये दरबार में नहीं थे। गोवर्धनाचार्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्य सप्तशती। ये इनकी किताब का नाम था। ये कविता संग्रह था, बेसिकली कविता पे रिलेटेड था ये। अब लक्ष्मण सेन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लक्ष्मण सेन, जैसे कि मैंने बताया था, 1178 से 1205 तक ये शासन थे। ये सेन वंश के थे। और इनकी राजधानी थी लखनऊ। लक्ष्मणवती या लखनौती इसको बोलते हैं। लक्ष्मणवती या इसी को दूसरा नाम है लखनौती। इन्हीं के समय पे बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जो था वो हमला किया था। उसने नालंदा और विक्रमशिला को तोड़ते हुए जब वो आगे गया था तो उसने लखनौती पे हमला किया था। तो लक्ष्मण देव के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि लक्ष्मण देव के दरबार में ये धोई रहते थे, जयदेव रहते थे। इनके अलावा एक और प्रसिद्ध लेखक थे, हलायुध नाम था उनका। इनके बारे में यूपी से सवाल पूछ चुका है। हलायुध, इन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व लिखा था। ब्राह्मण सर्वस्व ये किताब लिखी थी। तो ये इनके दरबार में रहते थे। तो ये इतना फैक्ट है इस सवाल से रिलेटेड। सवाल नंबर 2, इसमें सही युग्म चुनना है। तो जैसे एलोरा है, शक ने बनवाया, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी, पल्लव, खजुराहो, चंदेल। तो ये जो सवाल है इसमें सही वाला ढूंढना है। तो देखिए, जैसा कि एलोरा गुफाएं हैं, तो एलोरा गुफाओं ने शक ने बनवाया था। महाबलीपुरम ये भी गलत है। मीनाक्षी मंदिर, पल्लव ये भी गलत है। खजुराहो, चंदेल वाला सही है। ठीक है। तो एलोरा गुफाएं किसने बनवाई थी? ये राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। महाबलीपुरम मंदिर किसने बनवाया था? ये पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। और मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर को बनवाने में पांड्य शासकों का हाथ था। ठीक है। अभी हम इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलोरा मंदिर के बारे में। तो एलोरा के जो गुफा मंदिर है औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद।
यहीं इसी के पास में अजंता की भी गुफाएं हैं। इसमें एलोरा दी है तो हम लोग एलोरा देख लेते हैं। तो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। और हम देख लेते हैं कि एलोरा की जो गुफाएं हैं ये इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, कुल 34। तो 1 से 12 तक ये बौद्ध धर्म की हैं, 13 से लेके 29 तक ये ब्राह्मण धर्मी हैं, और 3 से लेके 34 तक ये जैन की हैं। यानी कि 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्मी है, हिंदू धर्मी, और 30 से 34 तक 5 गुफाएं जैन की। तो इस तरह से इसका बंटवारा हुआ है, इस तरह से ये गुफाएं मतलब बनी है। इसकी शुरुआत राष्ट्रकूटों ने करवाई थी, जैसा कि हमने बताया। राष्ट्रकूटों के बाद फिर यादव वंश के द्वारा भी इसका निर्माण करवाया गया था। तो फिलहाल तो राष्ट्रकूटों ने इनका निर्माण करवाया था। एलोरा को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है। और हम इसमें 1-2 फैक्ट और देख लेते हैं कि जैसे प्रसिद्ध है कि कैलाश मंदिर है यहीं पे, जो एक राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था, जिसका निर्माण एलोरा में ही गुफा नंबर 16 है। यह है कैलाश मंदिर। ठीक है। इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। गुफा नंबर 10 है, इसको बढ़ई की गुफा या विश्वकर्मा गुफा बोलते हैं, विश्वकर्मा या बढ़ई की गुफा बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, इसमें इतना ही पूछेगा। फिर इसके बाद अगली गुफा है महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम गुफा जो है ये पल्लवों ने इसका निर्माण कराया था, जैसा कि हमने देखा। और इसमें शासक थे नरसिंह वर्मन। पल्लव शासक थे। इन्होंने 7वीं सदी में यहाँ पे 7वीं सदी में यहाँ पे कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था महाबलीपुरम में। तो महाबलीपुरम मंदिर के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे रथ मंदिर भी हैं, रथ मंदिर। यहाँ पे जो रथ मंदिर हैं वो 8 हैं, 8 रथ मंदिर कुल। इन रथ मंदिरों में द्रौपदी मंदिर सबसे छोटा है। शेष जो 7 मंदिर बचते हैं उनको जो है बोला जाता है सप्त पैगोडा। इसके बाद हम देख लेते हैं मीनाक्षी मंदिर के बारे में। तो मीनाक्षी मंदिर को जो है वो पांड्य शासकों ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर पांड्य, तो एक थे कुलशेखर पांड्यन पांड्य राजा थे, कुलशेखर पांड्यन, इन्होंने बनवाया था ये मंदिर मदुरै में। ठीक है। मदुरै में ये वैगई नदी के किनारे है, वैगई नदी। इतना इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं खजुराहो पे। खजुराहो मंदिर, ये मंदिर से ही रिलेटेड है। खजुराहो जो है ये उपशैली है मंदिरों की, ये जगह भी है। और खजुराहो नाम से वहाँ पे खजुराहो में जो मंदिर बने उन्हीं को नागर की उपशैली भी घोषित किया गया है, खजुराहो उपशैली के नाम से। वहाँ कई मंदिर हैं। और इन मंदिरों का निर्माण पन्ना की जो खदान है वहाँ पे पाए जाने वाले गुलाबी मटमैले ग्रेनाइट से, लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ठीक है। और इन मंदिरों में जो खजुराहो के मंदिर हैं इनमें परकोटा नहीं है, यानी 4 दीवारी। तो एक तो ये इसकी पहचान है कि परकोटा नहीं। ठीक है। यानी 4 दीवारी नहीं है। और एक जो उरुश रंग होता है, शिखर के ऊपर मीनार नुमा आकृति होती है जो, ठीक है,
इसको लिख देता हूँ मैं उरुश्रृंग, उरुश्रृंग। तो उरुश्रृंग जो है शिखर के ऊपर मीनार नुमा आकृति है, वो इसमें है, ठीक है। और अंतराल होता है इनमें, अंतराल इसमें पाया जाता है। यानी कि जो गर्भगृह होता है, मंदिर का जो गर्भगृह होता है और बरामदे के बीच का जो गलियारा होता है उसको अंतराल होता है। तो ये पहचान है। परकोटा नहीं होगा, उरुश्रृंग होगा। परकोटा जो है ना, ये चार दीवारी, ये दक्षिण यानी द्रविड़ शैली के मंदिरों की पहचान है। उरुश्रृंग होगा यानी शिखर के ऊपर मीनारनुमा आकृति और अंतराल, यानी कि गर्भगृह और बरामदे के बीच की जो जगह होती है, जो गलियारा होता है, वो रहता है। और खजुराहो में जो खजुराहो शैली है, इसमें दो समूह हैं खजुराहो शैली में। एक तो पश्चिमी समूह है, एक पूर्वी समूह है, मंदिरों का समूह है। तो पश्चिम समूह और पूर्वी समूह में क्या है, हम देख लेते हैं। पश्चिमी समूह, तो पश्चिमी समूह में वेस्ट कर देते हैं इसको, वेस्ट समूह, पश्चिमी समूह में इसमें जो है लक्ष्मण मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर है, बड़ा फेमस है कंदरिया महादेव। ये चंदेल शासक थे, धंग चंदेल शासक ही थे, चंदेलों ने बनवाए थे ये, चंदेल शासकों ने। तो धंग देव उन्होंने बनवाए थे मंदिर। और महादेव का मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर है, पश्चिमी समूह में है। एक पूर्वी समूह है, ईस्टर्न समूह जो होता है, पूर्वी समूह। पूर्वी समूह में ब्रह्मा का मंदिर है, हनुमान मंदिर है और कई जैन मंदिर भी हैं। इसी पूर्वी समूह में कई जैन मंदिर भी हैं पूर्वी समूह में। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे पृथ्वीराज तृतीय, है ना। इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान बोला जाता है। जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान 1178 से लेके 1192 तक, ये मतलब इस समय तक शासक थे। 1178 से 1192 तक। इनकी राजधानी तो थी वो अजमेर थी, अजमेर, ठीक है। और इन्हीं को राय पिथौरा बोला जाता है। इनकी एक उपाधि थी, इसका नाम था राय पिथौरा, ये याद रखिएगा, राय पिथौरा इन्हीं को बोला जाता है। और पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हम देख लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय जो थे, ये इन्होंने एक युद्ध लड़ा था चंदेल शासक परमर्दी देव से। चंदेल शासक थे परमर्दी देव, उनके साथ युद्ध लड़ा था। इसी युद्ध में आला उदल जो है परमर्दी देव से युद्ध लड़ा, और इसी चंदेल शासक थे, और इसी युद्ध में आला उदल से इनका सामना हुआ था। आधा उदल इसी युद्ध में लड़े थे, आधा उदल, ठीक है। एक तो ये फैक्ट हो गया। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में और देख लेते हैं कि तराइन का जो युद्ध हुए थे 1191 में पहला युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी। फिर 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। ये गोरी से इनका हुआ था, मोहम्मद गोरी से। यही मोहम्मद गोरी जो गोर का शासक था और यहाँ पे भारत पे एक तरह से कब्जा करने की स्थिति से आया था। तो तराइन के तो ये युद्ध महत्वपूर्ण है। तराइन का दूसरा युद्ध हो गया। तराइन के दूसरे युद्ध में जब इनकी हार हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की, तब इन्हें गौरी ने बंदी बना लिया था। कुछ समय बाद इनकी हत्या कर दी। लेकिन एक किताब है इन्हीं के एक दरबारी ने लिखी थी, पृथ्वीराज के ही, जिनका नाम था चंदबरदाई। चंदबरदाई ने एक पृथ्वीराज रासो नाम से लिखी थी किताब। तो पृथ्वीराज रासो में ये इन्होंने
कहा है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने गौरी की हत्या कर दी थी। इसके बारे में एक प्रसिद्ध कहानी भी है, पृथ्वीराज रासों में ही उसका वर्णन भी है। एक और प्रसिद्ध राइटर थे, इन्हीं के दरबार में थे, जिसका नाम था जयानक। तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय नाम से किताब लिखी है, पृथ्वीराज विजय। तो ये दो आप याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय। और एक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में था, एक फैक्ट और है कि एक जयचंद्र जो थे, इनके जयचंद्र थे, इनके समय पे एक लिखा गया था हमीर देव। जयचंद्र उस समय जयचंद्र उस समय कन्नौज के शासक थे, तो उनके समय पे लिखा गया था हमीर महाकाव्य था। ठीक है, उसमें भी चौहान वंश के बारे में, यहाँ पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है, चौहान वंश के बारे में। हमीर, ये आप याद रखिएगा, हमीर महाकाव्य था। ठीक है, हमीर महाकाव्य था, और ये था जयचंद्र के समय पे। अगला सवाल देखते हैं कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राणा कुंभा ने बनवाया था। अच्छा, राणा कुंभा के बारे में ये है कि इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया था, ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। और इनके समय पे, राणा कुंभा के समय पे, तो जो रत्न कोश थी वो नृत्य पे किताब लिखी गई थी, नृत्य पे। ठीक है, संगीत पे बड़ी किताबें लिखी गई इनके समय पे, संगीत पे। जिससे संगीत पे एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था रसिक प्रिया। एक थी संगीत मीमांसा, एक थी संगीत राज। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, 3-4 किताबें थी। रसिक प्रिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको याद रख लीजिएगा। जैसे राणा सांगा थे, तो राणा सांगा ये सिसोदिया वंश के थे। ठीक है, राणा सांगा ने 4 युद्ध लड़े थे जो कि थोड़ा महत्वपूर्ण है। एक है गागरोन का युद्ध, जिनके बारे में सवाल पूछा जाएगा। गागरोन का युद्ध ये 1519 में लड़ा था इन्होंने। इस गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी से राणा सांगा की लड़ाई हुई थी और राणा सांगा जीते थे। महमूद खिलजी से इनकी लड़ाई हुई थी और सांगा जीते थे इसमें। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसको खतौली का युद्ध बोलते हैं, खतौली का। ये लड़ा इन्होंने 1517 में। ठीक है, ये हुआ था, खतौली का युद्ध हुआ था 1517 में। ये हुआ था इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच में। इसमें भी राणा सांगा जीते थे। इसके बाद राणा सांगा का तीसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था वो हुआ था 1527 में, और ये युद्ध था बयाना का युद्ध। ये युद्ध बयाना का हुआ था 1527 में। इसमें राणा सांगा का सामना बाबर से हुआ था, और इसमें भी राणा सांगा ही जीते थे। समझिए, राणा सांगा ही लगातार जीते, गागरोन का युद्ध जीते, खतौली का युद्ध जीते, बयाना का युद्ध जीते। लेकिन इस बयाना के युद्ध के बाद उसी साल 1527 में ही दूसरा युद्ध जो हुआ, जिसे खानवा का युद्ध बोलते हैं,
इस खानवा के युद्ध में बाबर से राणा सांगा की हार हो गई थी। बाबर से राणा सांगा हार हो गई। फिर यहीं से मुगलिया सल्तनत की एक तरह से नींव पड़ेगी, मजबूत हो जाएगी। नींव तो इब्राहिम लोदी के हारने के बाद पड़ी, क्योंकि वो दिल्ली में बैठे थे। लेकिन चूँकि राणा सांगा बाबर से पराजित हो गए तो एक महत्वपूर्ण चुनौती बाबर के सामने खत्म हो गई थी। इसके बाद हमने देखा तो राणा सांगा के लिए ये 4 युद्ध हैं जिनके बारे में, बाकी ये सिसोदिया वंश के थे, चित्तौड़ में शासन करते थे, इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। बाकी 4 इनके ये युद्ध जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है राणा प्रताप। तो राणा प्रताप ये जो थे ये राणा उदय सिंह के ही पुत्र थे। तो राणा प्रताप जो थे इनको याद किया जाता है हल्दी घाटी के युद्ध की वजह से, कि अकबर से इनका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो इसमें जो यूपी से सवाल पूछ सकता है, एक तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, एक तो ये हो गया। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की तरफ से सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने, और राणा प्रताप की तरफ से युद्ध का मतलब राणा प्रताप की तरफ से इनके सेनापति थे हकीम सूर। हकीम सूर राणा प्रताप भी थे, लेकिन हकीम सूर सेनापति थे। इसके बाद 2-4 और फैक्ट देख लेते हैं कि राणा प्रताप के बारे में ही, कि सुलह के लिए अकबर ने, मतलब पहले हल्दी घाटी के युद्ध से पहले सुलह के लिए अकबर ने कुछ लोगों को भेजा था, कुछ डेलीगेट्स इनके यहाँ भेजे थे। जैसे 1572 में अकबर ने भेजा था, 1572 में जलाल खां कूची को भेजा था। जलाल खान इनको भेजा था, लाल खान कूची। और 1573 में भेजा था मान सिंह, भगवंत दास जो थे, भगवंत दास और टोडरमल, इन लोगों को भेजा था सुलह करवाने के लिए। तो ये 4 नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहले जलाल खान आए थे, फिर इसके बाद मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये 3। तो ये अकबर द्वारा दूत मंडली थी जो भेजी गई थी सुलह करवाने के लिए। इसके बाद भी बात नहीं बनी थी, हालांकि थोड़ी बहुत बात बनी थी। जैसे राणा प्रताप जो थे उन्होंने भगवंत दास और अपने पुत्र अमर सिंह जो थे, अमर सिंह को मुगल दरबार में भेजा था, लेकिन वो प्रयास इनका ये विफल रहा था, क्योंकि अकबर ने ये कहा था कि राणा प्रताप स्वयं आए, तो राणा प्रताप स्वयं नहीं पहुँचे थे। अच्छा, एक चीज़ पूछा जाएगा, एक फैक्ट और पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, कि हल्दी घाटी का युद्ध एक तरह से अनिर्णित युद्ध था, उसका कोई फैसला नहीं निकला था। दोनों पक्षों को अच्छी खासी हानि उठानी पड़ी थी, दोनों पक्षों को। ये बात अलग है कि राणा प्रताप जीते जी अकबर के कब्जे में नहीं आए, तो ये उनके लिए अपनी एक प्रकार की जीत थी, लेकिन उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ा था। उनको मेन किले जैसे चित्तौड़ का किला और ये सब उनके हाथ से निकल गया था, तो पीछे आ गए थे और एक राजधानी बनाई थी इन्होंने चावंड नाम से। ये पूछ सकता है कि हल्दी घाटी में युद्ध में पीछे हटने के बाद उन्होंने अपनी नई राजधानी किसे बनाई थी, तो चावंड ने राजधानी बनाई, चावंड को राजधानी बनाई और अपना मुगलों से संघर्ष जारी रखा था। अभी अंतिम बचते हैं राणा उदय सिंह, जो राणा प्रताप के पिताजी थे। राणा उदय सिंह के बारे में ये फैक्ट है कि इन्होंने अकबर से कोई संधि नहीं की थी। इनके बारे में एक फैक्ट ये होगा कि मेवाड़ के किले पर, मेवाड़ का जो किला था उस पर जब अकबर ने हमला किया था तो इनके 2 सेनापति थे, एक का नाम था जयमल और एक का नाम था फत्ता सिंह। ये दोनों बड़ी बहादुरी से लड़े, इन्होंने अकबर के सामने हथियार नहीं डाले और बड़ी बहादुरी से लड़े, और इनकी बहादुरी से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा में इनकी 2
तो हाँ, 2 मूर्तियाँ बनवाई थी इनकी। तो ये पूछ सकता है कि किन 2 राजपूत सरदारों की मूर्तियाँ अकबर ने बनवाई थी आगरा में? तो जयमल और वो जयमल थे और फत्ता सिंह थे। जयमल और फत्ता सिंह, तो ये याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? तो देखिए, एकता व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। जो इल्तुतमिश थे, उन्होंने एकता व्यवस्था प्रारंभ की और ये एकता व्यवस्था जो थी, ये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से चालू की गई थी। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। प्रशासनिक दृष्टि से इसलिए क्योंकि एक अच्छे खासे बड़े भूभाग पर कब्जा हो चुका था इस समय तक इल्तुतमिश का, यानी कि मुल्तान से लेके और बंगाल तक। ठीक है, इतना लखनऊ थी, क्योंकि लक्ष्मण सेन की जो राजधानी थी लखनऊ थी, वो कब्जे में आ ही चुकी थी। तो वहाँ बंगाल तक पूरा कब्जा हो चुका था। इधर खिलजी थे, बख्तियार खिलजी, और इधर मुल्तान से लेके उधर तक कब्जा हो चुका था। तो इसको छोटे छोटे भूभागों में बांटा गया, जिन्हें एकता बोला गया। तो एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश की थी। अब हम एकता व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। जो उस समय ज़मीन थी जब बांटी गई, एक ज़मीन खालिसा थी। खालिसा ज़मीन में हम देख लेते हैं। खालिसा ज़मीन जो होती है वो होती है जो राजा के सीधे सुल्तान के अंडर में रहती है। और जो दूसरी ज़मीन होती है उसको बोलते हैं एकता। खालसा के अलावा जो ज़मीन होती है जिनको बांटा जाना होता है उसको बोलते हैं एकता। तो एकता जो होती है वो सामंत जो होते हैं उनके अंडर में रहती है। इन सामंतों को उस समय मुक्ता बोला जाता था। इनके अंडर में एकता की ज़मीन होती थी, उसको मुक्ता बोला जाता था। इस एकता की ज़मीन का जो विकास हुआ वो 3 चरण में हुआ। मतलब इसमें 3 बड़े समय समय पर 3 तरह के बड़े बदलाव थे। जैसे कि पहले नंबर पे क्या हुआ था, पहले नंबर पर हुआ कि पहला जो चरण था उसमें यह था कि ज़मीन को बांट दिया गया, सेनापति को ही इक़्तादार बना दिया गया। मतलब जो वहाँ पे भेजा गया, जो भूखंड में भेजे गए सेनापति, उन्हीं को इक़्तादार बना दिया गया। वो स्वयं का वो सैनिकों का रख रखाव करते थे, वही राजस्व भी वसूलते थे। दूसरे चरण में ये हुआ कि इक़्तेदारों का राजस्व शक्ति पर इक़्तेदारों की जो राजस्व शक्ति थी उस पर नियंत्रण का प्रयास किया गया। राजस्व और शेष खर्चे को हटा करके जो पैसा बचना होता था वो राजकीय कोष में यानी फवाजिल को जमा करना होता था। फवाजिल की रकम जमा करिए, तो ये होता था। तो एक तरह से इक़्तेदारों की राजस्व शक्ति पर नियंत्रण पहली कोशिश हुई। जो तीसरे चरण में जो हुआ वो फिरोज शाह तुगलक के समय पर हुआ था। ये तीसरा चरण, फिरोज शाह तुगलक ने इस एकता व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया था। पहले तो ये किया, और दूसरा इसने एक नए तरीके की ज़मीन, जैसे कि हमारे यहाँ गुप्त समय पे भूमि अनुदान होता था, तो इन्होंने भी मदद माश शुरू की थी जो मुस्लिम विद्वानों को दी जाने लगी थी। भूमि अनुदान इसे बोला जाता है मुस्लिमों के लिए। जैसे हमारे यहाँ गुप्तों के समय पे भूमि अनुदान दिए गए, ब्राह्मणों को, जैन को, बौद्ध धर्म के लोगों को दिए गए। और तो उसी तरह से इस समय भी फिरोज शाह तुगलक के समय पे मदद ए माश ये ज़मीन दी गई मुस्लिम विद्वानों को। तो इतना है एकता व्यवस्था में। देखते हैं अगला वाला सवाल। इसमें भी सही सुमेलित करना है। निम्नलिखित युग्म को सही सुमेलित कीजिए। तो बाबर, खानवा का युद्ध, हुमायूं, चौसा का युद्ध। अच्छा, इसमें सही सुमेलित नहीं है, सॉरी,
ये चीज़ें देखिएगा सही सुमेलित नहीं है, इसको ये करना है। देख लेते हैं बाबर खानवा का युद्ध, ये तो सुमेलित है। और हुमायूं चौसा का युद्ध, ये भी सुमेलित है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी सुमेलित है। और जहांगीर शाहजहां का युद्ध, तो यहाँ जहांगीर नहीं होगा, यहाँ बल्ख का युद्ध, यहाँ होगा शाहजहां। शाहजहां के समय पे 1646 में ये बल्ख का युद्ध हुआ था। तो इसमें बल्ख का अभियान किया था शाहजहां ने। इसमें मुराद को भेजा था इन्होंने, मुराद इनका एक पुत्र था, उनको भेजा था। बल्ख पे अधिकार भी कर लिया था इन्होंने। और वहाँ के एक शासक थे नज़र मोहम्मद, इन्होंने शाहजहां से मदद मांगी थी, तब इन्होंने मुराद को भेजा था। बल्ख का युद्ध कब किया था? तो 1646 में। ठीक, ये याद रखिएगा इतना। इसके बाद इस खानवा का युद्ध हम देख ही चुके हैं, 1527 वाला था, जिसमें सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था और बाबर जीत गए थे। और भारत में मुगलिया सल्तनत को इन्होंने मजबूत किया था। इसके बाद हुमायूं का चौसा में जो युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में हुआ था। हुमायूं था और इनके अगेंस्ट में सूरी थे, शेरशाह सूरी। तो इसमें हुमायूं की हार हो गई थी। इसी के बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें फिर हुमायूं की हार हो गई, तो हुमायूं को देश छोड़ के भागना पड़ा था। तो 2 युद्ध हैं, एक ये बिलग्राम का युद्ध और 1540 में, और 1539 में ये चौसा का युद्ध। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था, तो उसके बारे में भी मैंने राणा प्रताप के सेक्शन में देखा ही, डिटेल में चर्चा कर ली। और जहांगीर का बल्ख का युद्ध भी हमने देखा ही। तो ये इसमें है कि कौन सुमेलित है। तो इसमें जो ए नंबर है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। फिर डी में है अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। मकबरे से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मुगलों के कुलीन परिवार के, तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा। अब्दुल रहीम खाने का मकबरा ये दिल्ली में है, लेकिन बाकियों को हम देख लेते हैं। जैसे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ना ये फतेहपुर सीकरी में है। ये अकबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। इसके बाद ये जो इत्मादुद्दौला का मकबरा है, ये है आगरा में। ठीक है, इत्मादुद्दौला का मकबरा है आगरा में। ये बनवाया था नूरजहां ने। ठीक है, नूरजहां इन्हीं की बेटी थी, इन्होंने बनवाया था आगरा में। इत्मादुद्दौला के मकबरे में ही पहली बार संगमरमर का प्रयोग हुआ था। संगमरमर का मतलब ताजमहल इसके कुछ दिन बाद बना था, पहले ये बन गया था, तो इसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ था। इसके बाद आगे हम देखते हैं औरंगजेब का मकबरा। और औरंगजेब का मकबरा बना है खुलताबाद में। खुलताबाद ना औरंगाबाद में है, औरंगाबाद। तो इन्हीं में देख लेते हैं सुमेलित में शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा, इत्मादुद्दौला आगरा इनकी बेटी नूरजहां के द्वारा, फिर औरंगजेब का खुलताबाद में, औरंगाबाद। और ये खाना दिल्ली तो था ही। अच्छा, ये जो एक फैक्ट और बता देता हूँ, इसमें जो इत्मादुद्दौला का मकबरा है, इसमें पित्रा द्यूरा इसको जो बोला जाता है,
पित्रा तीव्रा, इसका प्रयोग किया गया है इस शैली का। इसमें क्या होता है कि जो संगमरमर होता है उसमें हीरे मोती या मतलब जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं उनको उनके उनके जड़ने का काम किया था, उनके जरी का काम किया जाता है। उस शैली को बोलते हैं पित्रा शैली। तो ये पहली बार ये ताजमहल में भी हुआ है, लेकिन ये पहली बार इन्हीं के मकबरे में हुआ था, एतमादुद्दौला के मकबरे में। ये क्योंकि ये पहले बन गया था, ये 1626 में बना था। ठीक है, 1626 में। और ताजमहल जो बना था वो 1632 में बना था। तो ये पहले बना था। तो ताजमहल की जो भी खूबियाँ हैं वो इस मकबरे में हैं। अगला सवाल है कि मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। अच्छा, औरंगज़ेब के बारे में ये है कि इसने संगीत को अपने यहाँ बैन कर दिया था, संगीत को बैन कर दिया था, लेकिन फिर भी ये बीड़ा बजाता था। इसका बीड़ा सही होगा, ये बीड़ा बजाता था। और एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फ़ारसी में संगीत पर शास्त्रीय संगीत जो होता है उस पर सबसे ज़्यादा किताबें इसी के काल में लिखी गई हैं। तो ये भी सही है। और इसी के बाद में मुग़ल संगीत का पतन होता है और मुग़ल कला का ही पतन होता है। और जो इसके दरबार से जो पलायन करके लोग इधर उधर चले गए तो उन्होंने फिर क्षेत्रीय कलाओं का विकास किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। तो औरंगज़ेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो बीड़ा बजाता था। मुग़ल सल्तनत पे कला और संस्कृति पे सवाल आएगा तब हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन किसके किसके समय पे था, क्योंकि अलग अलग है। जैसे चित्रकला है, भवन निर्माण है। एक चीज़ है कि भवन निर्माण में जैसे सबसे आगे था स्वर्णयुग भवन निर्माण का जैसे बोला जाएगा तो शाहजहाँ का काल बोला जाएगा, शाहजहाँ। चित्रकला का बोला जाएगा तो जहांगीर बोला जाएगा। तो इस तरह से है, अलग अलग है, तो हम लोग उसको अलग अलग देखेंगे आगे। 19वीं सदी में कृषक विद्रोह, उनसे संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित करना है। तो ये सुमेलित वाला सवाल हो गया, तो पहले सुमेलित करके देख लेते हैं। तो जो कुकी विद्रोह था, कुकी, ये था त्रिपुरा में। और जो कूका विद्रोह था ये था पंजाब में। ये पावना विद्रोह जो था, ये पावना विद्रोह होगा बंगाल में, बिरसा मुंडा बिहार में। तो ये एक तरह से 4 1 2 3 ये सही हो जाएगा। कुकी विद्रोह, तो कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था, इसके बारे में एक ही फैक्ट है। कूका विद्रोह ये पंजाब में हुआ है। इसके नेता का जो नाम था पंजाब में जब हुआ था, राम सिंह कूका, राम सिंह कूका इसके नेता थे। 1863 में ये विद्रोह हुआ था। इतना ही पूछेगा इसके बारे में। पावना विद्रोह, तो पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। ये तो हो ही गया, बंगाल में हुआ। ये बंगाल में हुआ था तो इसके प्रसिद्ध नाम थे, जैसे ईशान चंद्र राय था, ईशान चंद्र राय। एक थे केशव चंद्र राय, केशव चंद्र रॉय। एक बड़े नाम थे शंभुनाथ पाल, शंभुनाथ पाल। तो यही 3-4 नाम थे इसमें। और इसका जो सन है पावना का 1873 है, 1873-76। ठीक है। अच्छा, पावना के बारे में 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। ये जो पावना था ये शाही परगना, यूसुफ शाही परगना, ये बांग्लादेश में है इस समय। तो वहाँ हुआ था, बंगाल था ही, तो ये बांग्लादेश में है इस समय। ठीक है।
जैसे मैंने सन बताया था कि 1873 की बात है, ये शुरू हुआ था। असल में इसका कारण था कि 1870 में अकाल पड़ गया था बंगाल का अकाल पड़ गया था। कर की दर बढ़ा दी गई थी, कर दे नहीं पा रहे थे ये लोग। तो इन्होंने यहाँ के जो जमींदार थे और कर लेने वाले लोग थे, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और इन्होंने एक नारा दिया था, बड़ा प्रसिद्ध नारा था ये पावना विद्रोह में, कि हम महारानी की रैयत और सिर्फ महारानी की रैयत होकर रहना चाहते हैं। हम महारानी की रैयत मतलब इंग्लैंड की जो महारानी थी, महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होकर रहना चाहते हैं। तो ये नारा इन्होंने दिया था। तो ये आप याद रखिएगा, पावना विद्रोह में। और फिर ये अंतिम है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा जो थे, ये विद्रोह हुआ था 1899 और 1900 के बीच में, मतलब ये विद्रोह हुआ था। तो हालांकि विद्रोह इससे पहले 1893 से करीब चालू हो गया था, लेकिन 1899 तक पराकाष्ठा पे अपने पहुंच गया था, एक अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया था। इस विद्रोह में सबसे बड़ी बात थी, इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। और ये मुंडा जो जनजाति थी, इसकी एक परंपरा थी, खूंट कटी जिसे बोला जाता है, खूंट कटी परंपरा। तो खूंट कटी परंपरा की व्यवस्था में परिवर्तन के कारण इसमें ये विद्रोह हुआ था। कर भी था, बाहरियों का हस्तक्षेप जैसे दिकुओं का, और नए कानून बनाना, झूम खेती, महाजनी जमींदारी, सूदखोरी, मतलब ये सब ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जाना, ये सब तो था ही। तो ये शब्द याद रखिएगा, जैसे नए नए शब्द आजकल आयोग इंट्रोड्यूस कराता है। तो खूंट कटी एक जमींदारी वहाँ की एक प्रथा थी, इस व्यवस्था में परिवर्तन किया था उन्होंने। तो इस कारण से भी ये विद्रोह हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद, इस विद्रोह के बाद जब ये विद्रोह हो गया, बिरसा मुंडा की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसके बाद 1908 में एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ये लाया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया, जिसमें आदिवासियों से गैर आदिवासियों में भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये एक तरह से आदिवासियों की जीत थी। अच्छा, एक दो फैक्ट और इसके बारे में देख लेते हैं, बिरसा मुंडा के विद्रोह के बारे में, कि एक डोबरी पर्वत था वहाँ पे, जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों से इनका, वो डोबरी पर्वत नाम की जगह पे हुआ था। ये इसको याद रखिएगा, नहीं पूछ सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।